तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, वही जो हमने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का लिया था कि सर हमने खाना ऑर्डर किया जोमेटो से, जोमेटो का डिलीवरी वाला बंदा आया, हम रहते हैं अंधेरी, हमने ऑर्डर किया बोरीवली से, वो बंदा आके खड़ा हो गया गोरेगांव में और बोलता है सर देखो आधे रास्ते मैं आ गया, आधे रास्ते आप आ जाओ और आके अपना खाना ले जाओ, ये मेरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, आप नहीं आए तो मैं आपको सू करूंगा। लॉ में क्या बोलता है, नहीं, आपने इसके अंदर एक कंडीशन डाल दी कि आधे रास्ते आओ। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए इट हैज टू बी अनकंडीशनल, मतलब आप उसके घर तक जाओगे और फिर अगर वो पैसा ना दे तो बोल सकते हो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आप कंडीशन ही डाल सकते कि आधे रास्ते आ जा, आधे रास्ते में आ गया, उसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। इन द सेम एग्जाम्पल, सपोज मैंने ऑर्डर किया खाना लंच एट 2 PM, उसको आ जाना चाहिए था 3 बजे तक, वो शार्प 3 बजे आ गया, बट इट वॉज AM, इसको भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। रीजन पॉइंट नंबर 2, इट मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तो अनकंडीशनल का एग्जाम्पल दिया, मुझे आधे रास्ते बुला रहा है तो उसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे। 12 घंटे लेट दे रहा है मुझे खाना, उसको भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे। तीसरा, हमने उससे ऑर्डर किया था लेट्स से 2 प्लेट पनीर टिक्का, 2 प्लेट वेजिटेबल जाल फ्रेजी, लेट्स से 2 दाल मखनी, 5 मसाला पापड़, 3 बिरयानी, साइज देख मेरा क्या बहुत है, और 10 नान। बड़ा ऑर्डर था, बिग ऑर्डर। वो आया मेरे पास और आके मुझसे पैसा मांगा, मेरे घर तक आया, मुझे पैसा मांगा, मैंने कहा एक बार दिखा दे सब आइटम। बोलता नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा बेवड़े अगर तू सब चीज़ें लाया होगा सिवा नान के तो मैं इस खाने का क्या करूँगा, पापड़ और दाल को तो मैं इसके खाऊंगा नहीं, तो आई ऑब्वियसली चेक वंस बिफोर आई हैपन टू एक्सेप्ट इट। बोलता नहीं मैं चेक करने नहीं दूंगा। तो सर इन दैट केस इट इज नॉट अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको सामने वाले को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन गुड्स देना ही पड़ेगा। सपोज उसने मुझे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया और मुझे दिखा कि उसमें नान नहीं है, तो भी इसको अटेम्प्ट परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, बिकॉज लास्ट पॉइंट से इट मस्ट बी फॉर दी होल ऑब्लिगेशन। आप आधा काम करके नहीं बोल सकते कि मैंने तो मेरा काम किया, नहीं आपने नहीं किया। तो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, सामने वाले को चेक करने का मौका देना चाहिए और पूरा का पूरा काम होना चाहिए। ये सब आपने करा तो आप बोल सकते हो कि मेरा अटेम्प्ट परफॉर्मेंस है, मुझे सामने वाले ने रोका। इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो आपका अटेम्प्ट परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, रादर आपकी गलती मानी जाएगी। पढ़ सकते एक बार, एलवेट एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6। हमने एक एग्जाम्पल से आपको 4 पॉइंट समझा दिए। ऑब्वियसली काम का टॉपिक नहीं है, बट एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए सर, फॉर श्योर। अब आगे बढ़ते हैं। 41, 42 सब हो चुका अपना, पढ़ने की मेरे से जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी लिख के कर लिया इसका अपन ने, ये भी हो गया। ये स्टार्ट करना फिर अब। फोर 4.6 है 4.7 मैंने क्यों मार्क करा हुआ है? नहीं रे, हाँ नीचे भी है, ठीक है काट देता हूँ। अपन ने वो नहीं करा ना 59, 60, 61। चलना पहले वही करते थे, काम की बात करते हैं, दिमाग वाली, बीच में सब टाइम पास वैसे भी। 4.6 काम का नहीं, 4.7 काम का, पर बहुत ईजी। अब असली डिफिकल्टी करते हैं पहले, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। इसके बाद फिर ऊपर का बचा हुआ कर लेंगे ना। जल्दी कर, पीछे की चालू रखना बस। एक और कर, परफेक्ट। आओ सर फोकस करते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं, स्नेहा ना, हाँ हाँ, स्नेहा दीदी का एग्जाम्पल लेते हैं उनकी हरकतें देखने के बाद। दीदी का एक एडिक्शन है एंड दैट इज सिगरेट्स। दीदी को दिन में 5 सिगरेट चाहिए, मतलब चाहिए एज इन एक सुबह उठने के बाद, एक लंच के पहले, एक लंच के बाद, एक शाम को और एक डिनर के बाद, फिक्स टाइम हमारे। तो घर के नीचे दुकान है हमारी जहाँ पे हम डेली जाते हैं एंड द दुकान इज ऑफ पान बीड़ी। दुकान में भैया, दीदी जाती है वहाँ पे रोज़ और फूकती होगा। नाउ लेट्स से इट इज़ मंडे। दीदी मंडे को गई और उनका दिन का जो है 5 डोज फिक्स, वो 5 फूका अपन। कितने क्या थी एक? ओह डोंट नो। आस-पास के लोग, मुझे तो आस-पास यही दिख रहे हैं फिलहाल। 20 रुपये, 18 की आती है, लेट्स कीप इट 20 राउंड फिगर। 1 cigarette is worth 20 rupees. पैकेट इज 300, 340, 400 अलग अलग आता है। हम 5 पीते हैं, तो मंडे को गए 5 पिया हमने और 100 रुपये हुआ। देन ट्यूसडे को गए, ट्यूसडे थोड़े दोस्त आ गए थे तो थोड़ा ज़्यादा फूक लिया अपन ने उस दिन, 10 फूक ली, 200 हुआ। वेडनेसडे गए, थोड़ा स्ट्रेस में थे, उस दिन 8 सिगरेट हो गई, 160। फिर थर्सडे पे आते हैं, नॉर्मल डे। मैंने इसे नॉर्मल डे मतलब 5 सिगरेट, 5 फूका हमने। अभी फूक ही रहे थे लास्ट वाली सिगरेट और घर से फ़ोन आया कि घर पे गेस्ट आने वाले हैं। अब क्योंकि गेस्ट आने वाले तो दीदी को लगा कि थोड़ा मिंट रिफ्रेशमेंट खा लिया जाए तो स्मेल वेल आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो दीदी बेसिकली टुक च्युइंगम, पास एंड 50 जिससे स्मेल चला। तो उनका 100 रुपये नॉर्मल था, 3 रुपये एक्स्ट्रा मिंट प्रिंट का मेरा। फिर हम आते हैं प्रेजेंट डे में। द प्रेजेंट डे इज फ्राइडे। अर्ली मॉर्निंग दिन का पहला डोज लेने के लिए सुबह उठते ही हम गए नीचे दुकान पे और जाके हमने हमारी सिगरेट मांगी, लेट्स से मार्लबोरो गोल्ड, सॉरी मारी गोल्ड, ओके। साथ में दुकान वाले ने गलती से दे दिया आपको गोल्ड फ्लेक। दीदी नींद में थी, लगाया, जलाया, थू 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 थू, पूरा मूड बिगड़ गया। बस एकदम एक्सट्रीम सिगरेट उसने दे दी गलती से एंड झगड़ा हो गया सर। यहाँ पे गोल्ड फ्लेक आ गई और दोनों का झगड़ा चालू हो गया, बहस चालू हो गई कि तूने मुझे गलत सिगरेट क्यों दी। दुकान वाले बोलते तू भी तो पीने से पहले देख सकती थी एक बार कि मैंने कौन सी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी झगड़ा चल ही रहा था, उतने में दुकान वाले ने बोला दीदी को कि ये सब आर्ग्यूमेंट करने से पहले काम करो, जो आपने 4 दिन का पैसा नहीं दिया ना, उधारी भी पी कर गए हो, पहले हो चुका हो, उसके बाद अपनी आवाज़ उठाना। दीदी ने एकदम ईगो में बोला कि हाँ कितना पैसा हो बता। दुकान वाले ने कैलकुलेट करके बताया कि आपका टोटल पैसा हो चुका है 563। पहले आप ये पैसा दो, उसके बाद अपनी आवाज़ ऊपर करना। दीदी ने बोला कि अभी तो सुबह सुबह के टाइम पे ऐसे ही आ गई थी, तो अभी तो मेरे पास 563 नहीं है, पर दोस्त का नोट पड़ा मेरे पास और थोड़े बहुत छुट्टे भी हैं। टोटल 250 आई हैव, ये पकड़ 250 रुपये और बाकी भी दे जाऊंगी 1 घंटे के अंदर, ऊपर जाके नीचे आके दे जाऊंगी देखो। और दीदी चली गई। मतलब हमने एक पेमेंट करा 250 का, विच ऑब्वियसली इज नॉट sufficient to settle the whole debt. और जैसे ही हमने करा ये चीज़, हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ जिसके अंदर हमें करना पड़ेगा अब
एडजस्टमेंट, या लॉ की भाषा में बात करें तो एप्रोप्रिएशन। ऑफ पेमेंट, मतलब इस 250 को कौन से डेट में एडजस्ट करें, मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, थर्सडे में, किस में एडजस्ट करें, दैट इज व्हाट द टॉपिक इज, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो इतना पूरा जो आपको बताया मैंने, ये तो बुक में से 2 लाइन में लिखा हुआ है, ये वाला, समटाइम अ डेटर ओज सेवरल डेट्स टू द सेम क्रेडिटर and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts. 250 का payment against 563. In such cases the payment is appropriated, that is adjusted against the debts as per section 59 to 62. माशाल्लाह 59 to 61. अब वो क्या बोलते हैं सेक्शन, हम उस पर फोकस करते हैं। इसका रिमोट कहाँ गया, जूम आउट किसने करा बे? से 61। अब वो क्या बोलता है, हम बात करते हैं उसकी। तो यहां से बनाए हमने 3 एरोज, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59, 60 एंड 61। ठीक है, 59 की बात करते हैं कि सर 59 क्या बोलता है। 59 बोलता है डेटर विल डिसाइड कि एडजस्टमेंट किस हिसाब से होगा, और ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, मतलब दिस इज बेसिकली रैंक 1। मतलब दीदी बताएगी दुकान वाले को कि आपको जो मैंने 250 पे करे, उस 250 को सबसे बड़ी डेट ट्यूसडे में सबसे पहले एडजस्ट करना, फिर जो बच जाए उसको वेडनेसडे में एडजस्ट कर देना, जितना भी होता है उतना। एंड दुकान वाले को वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला रैंक 1 डेटर विल डिसाइड। अब डेटर के डिसाइड करने का तरीका होता है 2 टू बी प्रिसाइज। एक जो हमने भी एग्जांपल लिया एक्सप्रेस, इन द सेंस ₹250 paid and creditor is instructed to adjust Tuesday and then Wednesday। क्रेडिटर को वही करना पड़ेगा जैसा डेटर ने बोला, दिस इज एक्सप्रेस। फिर बाजू में आता है दूसरा, which is a very obvious point now, implied। इस केस में दीदी ने 250 पे नहीं करा, दीदी ने पे करा ₹103 and said nothing। $103 paid and said nothing। Wednesday will be adjusted, Wednesday था ना, Thursday will be adjusted, क्योंकि अमाउंट मैच कर रहा है एग्जैक्ट। will have to be adjusted। as amount matches। और आपका 59 खत्म भी हो गया, इतना सा सिर्फ। ऐसा भी हो सकता है कि सर हम दीदी ने पैसा दिया पर पैसा देके कुछ बोला नहीं, पैसा मुंह पे फेंका और वहां से ईगो में चली गई, मतलब 59 हुआ नहीं, ना एक्सप्रेस हुआ ना इम्प्लाइड हुआ, क्योंकि उन्होंने 250 दिए और कुछ बोला नहीं, तो एक्सप्रेस तो है नहीं और 250 किसी से मैच भी नहीं कर रहा, मतलब इम्प्लाइड भी नहीं है। ना एक्सप्रेस ना इम्प्लाइड, मतलब हम 59 में कुछ नहीं कर सकते। लॉ में क्या बोलता है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप जाओ सेक्शन नंबर 60 में। अब सेक्शन नंबर 60 बोलता है
क्रेडिटर विल डिसाइड। और हमने इसको बोल दिया रैंक नंबर 2। तो अगर रैंक नंबर 1 नहीं हुआ तो ही रैंक नंबर 2 होगा। तो भी लिख देता हूं यहां पे, when debtor expressly impliedly says nothing, तो आप 60 के अंदर फॉल कर जाएंगे। ठीक है, अब जैसे वाला 60 में फॉल कर जाएंगे, क्रेडिटर डिसाइड करेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो पहले मंडे एडजस्ट करे, फिर थर्सडे एडजस्ट करे, और जो 47 बच गया उसको वेडनेसडे में एडजस्ट करे, या फिर वो पहले वेडनेसडे एडजस्ट करे, फिर मंडे एडजस्ट करे, जितना होता है उतना। उसको जो करना है वो कर सकता है, उसकी मर्जी, क्योंकि डेटर ने कुछ बोला नहीं। ठीक है, फिर उसके अंदर आते हैं 3 कॉम्प्लिकेशंस। पहला डिफिकल्ट है, दूसरा और तीसरा। तीसरा आसान, पहले तीसरा कर लेते हैं। डिस्प्यूटेड डेट कैन नॉट बी एडजस्टेड। इसलिए आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ फ्राइडे जानबूझ के। सर हमने उसको जो पैसा दिया एडजस्ट करने के लिए, उसमें उस 250 रुपये में से वो फ्राइडे को एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। मैं उसको मालबोरो मांगा था, उसने मुझे गोल्ड फ्लेक दिया था। अब गोल्ड फ्लेक का पैसा वो तो मुझसे मांगेगा, मैं दूंगा नहीं, हम झगड़ा करेंगे, उसकी गलती मेरी गलती, उसकी गलती मेरी गलती। तो उस 250 के अंदर जो गोल्ड फ्लेक का सपोज 10 रुपये है, उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो डिस्प्यूटेड डेट कैन नॉट बी एडजस्टेड। ये पॉइंट नंबर 3 हुआ, इजी पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि सर देखो ऐसा है, आप जो पैसा लेने वेने की बात कर रहे हो, वो डेट बाद में उठा लेना। वो बीकॉम थोड़ा मैच्योर बन जाते लाइफ में, वो इंपॉर्टेंट है कि नीचे गिरा हुआ सामान इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैच्योर बन जाते हैं, सेंसिबल। पॉइंट नंबर 2 बोलता है डेट शुड बी ड्यू, मतलब उसको लेने का हक होना चाहिए आपका। एग्जाम्पल लेते ना सर, सपोज ये दुकानदार क्रेडिटर हमको 2 दिन का क्रेडिट पीरियड देता है, मतलब मंडे को जो मैंने फूका था उसका पेमेंट वेडनेसडे तक हो जाना चाहिए। ठीक है, आज फ्राइडे है, मतलब ये पैसा ड्यू हो चुका है। जो ट्यूसडे को फूकी थी उसका पैसा थर्सडे को ड्यू होता है, मतलब ये भी ड्यू हो चुका है। वेडनेसडे को जो फूका था उसका पैसा फ्राइडे को ड्यू हो चुका है, आज फ्राइडे ही है, मतलब ये पैसा भी ड्यू हो चुका है, क्योंकि 2 दिन का क्रेडिट पीरियड है। सर जो थर्सडे को फूका था ना, वो सैटरडे को ड्यू होगा, मतलब इस 250 को मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब तक ड्यू ही नहीं हुआ है। तो एडजस्ट करने के लिए अमाउंट ड्यू होना चाहिए। दैट इज व्हाट माय सेकंड पॉइंट सेड, द डेट मस्ट बी ड्यू, लेने का अधिकार आ चुका होना चाहिए। इजी इजी। लास्ट वाले पे आते हैं, दिमाग वाला। इवन टाइम बार्ड डेट कैन बी एडजस्टेड। मतलब समझते हैं, सपोज ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, सपोज 4 years बैक डेटर को क्रेडिटर को पैसा देना था सिगरेट का, लेट्स से 500 रुपये था। क्रेडिटर ने मांगा नहीं, डेटर ने दिया नहीं, और उस बात को 4 साल हो चुके सर। दिस बेसिकली मीन्स कि क्रेडिटर लॉफुली कोर्ट के थ्रू मुझसे पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो चुका है।
पर अगर डेटर क्रेडिटर को पैसा देता है आज, सपोज ये 250 रुपीज़, और कुछ बोलता नहीं है, मतलब मैं सेक्शन नंबर 60 में पहुंच चुका हूँ जहाँ पे क्रेडिटर डिसाइड करता है, तो लॉ में क्या बोलता है कि क्रेडिटर इस वाले पैसे को भी एडजस्ट कर सकता है 500 को, जो लॉफुली क्रेडिटर डेटर से रिकवर वैसे तो नहीं कर सकता, पर अगर डेटर क्रेडिटर को पैसा देता है और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता एडजस्ट करने का, तो वो क्रेडिटर इस टाइम बार डेट को भी एडजस्ट कर सकता है, जो लीगली रिकवरेबल भी नहीं है, स्टिल इट कैन बी एडजस्टेड। क्यों? क्योंकि डेटर ने कुछ बोला नहीं, इसलिए क्रेडिटर को हमने फायदा दिया। तो द लर्निंग इज आपको बोल देने का बीइंग अ डेटर कि भाई इसको कहाँ एडजस्ट करना, नहीं तो आपका टाइम बार डेट भी एडजस्ट हो जाएगा सर, जो रिकवरेबल था ही नहीं वो भी आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज वो द फर्स्ट पॉइंट था, वो दैट इवन टाइम बार डेट कैन बी एडजस्टेड। सर क्रेडिटर ने कुछ सोचा ही नहीं, हम क्रेडिटर पे तब आए होंगे जब डेटर ने कुछ बोला नहीं होगा। तो मेरे नेक्स्ट केस के अंदर 61 के अंदर, जिसको हम नाम देंगे ऑब्वियसली रैंक 3, ये सिखा रहे हैं आपको रैंक 3 तब आएगा जब डेटर ने कुछ बोला नहीं एंड क्रेडिटर ने कुछ सोचा नहीं कि कैसे एडजस्ट करना है। तो ना 59 हुआ और ना 60 हुआ। अब क्योंकि 59 और 60 दोनों ही नहीं हो पाया, तो अब लॉ मेकर बोलता है 61 होगा। अब एंड 61 बोलता है इन ऑर्डर ऑफ टाइम, विच बेसिकली मीन्स फीफो। पर एग्जाम में फीफो लिख नहीं सकते, तो मैंने फीफो लिखा याद करने के लिए, पर एग्जाम में लिखना पड़ेगा इन ऑर्डर ऑफ टाइम, विच बेसिकली मीन्स सर पहले मंडे एडजस्ट होगा, फिर ट्यूसडे एडजस्ट होगा, फिर वेडनेसडे होगा, फिर थर्सडे होगा, फिर फ्राइडे होगा, सो ऑन सो फोर्थ, मतलब फीफो में जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डेटर अगर बोल दे बहुत ही बढ़िया, एक्सप्रेसली एंड राइटली। डेटर ना बोले तो क्रेडिटर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, कुछ भी हो सकता है। क्रेडिटर भी डिसाइड नहीं कर पाए तो लॉ मेकर बोलता है फीफो फॉलो कर लेना, मतलब सबसे पहला वाला डेट सबसे पहले एडजस्ट करना, एकदम लॉजिकल है। दैट इज सेक्शन नंबर 61 इन ऑर्डर ऑफ टाइम। और फिर उसके अंदर दो कॉम्प्लिकेशन, एक तो उसमें रिपीट है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है बोलने का मतलब, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। पहला कॉम्प्लिकेशन कट कॉपी पेस्ट रिपीट है, जो हमने यहां पढ़ा, ये करे यहाँ पे, ठीक है, सेम। दैट इज इवन टाइम बार डेट कैन बी एडजस्टेड। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट और टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट बोलता है इफ टू सेपरेट डेट्स आर ऑन इक्वल स्टैंडिंग, बुक का लैंग्वेज लिख रहा हूँ जानबूझ के, आर ऑन इक्वल स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है सेम डेट। एक दिन पे दो सेपरेट डेट्स हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, ट्यूसडे को हमारा 200 रुपये ड्यू था। ट्यूसडे के दिन हमारा एक दोस्त आया और उसने हमारे अकाउंट के अंदर एक सिगरेट पी 20 रुपये की। तो ट्यूसडे के दिन दो अलग डेट्स हैं, एक मेरा डेट, एक मेरे दोस्त का डेट जिसने मेरे खाते में सिगरेट पी। अब जब 61 में जाएंगे, जो फीफो बोलता है इस 250 के सामने ये पूरा उड़ जाएगा 100। सबसे पहले हम मंडे सेट ऑफ कर देंगे, फिर बचेगा 150। अब प्रॉब्लम ये है कि सर 150 के सामने 220 रुपया है और 220 में से सेट ऑफ नहीं कर सकते, पास दोनों अलग अलग। तो लॉ में क्या बोलता है 50 पर 200:20 के रेशियो में प्रोपोर्शनेटली, और जितना ही प्रोपोर्शन आता है वो बाहर में जाए। तो लास्ट पॉइंट में इतना सा बोलता है
if two separate dates are on equal standing, मतलब on the same date, adjust them proportionately, adjust in proportion. और टॉपिक खत्म हो गया सर आपका, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स वाला. हाँ दीदी लास्ट बेंच रिपीट करते हैं पूरा टॉपिक, शुरू करिए. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. एक लड़की थी, उसकी बुरी आदत थी. Which were? Express one, implied. Without saying anything. Which is section number? Which is section number 60. And section number 60 में three conditions are there, in which the debtor can, the options are for the creditor. The creditor can pay off a time-barred debt. Adjust a time-barred debt. Can adjust a time-barred debt. The creditor can decide debt should be due. The debt should be due and it should not be a disputed debt. Then if the creditor is also not decided, the debtor is also not said anything and it is not an exact amount, then comes section 61. In 61 it says that Adjustment has to be done. In 61 it says that adjustment has to be done In order of time. in order of time before. The first one, whichever, so the time-barred debt can also be paid off first of the year. Adjusted. Adjusted for नहीं, adjusted. Last point बचा. Last point बचा. पर्पल कलर से लिखा था. हाँ कुछ नहीं. Ignore. 200 + 20. हाँ भैया बताइए पीछे वाले. दो सेपरेट. माशाल्लाह ये रहा.
इस टाइम पे आपने अपना सर पूरा ढक लिया था उससे। बंद कर किसी एक एक इसी बंद कर दिए, एक बंद करना है वो बंद करो या दोनों को। 27 is also okay. कभी कर सकते हैं। क्या तकलीफ है इसको ठीक करवाता हूँ पहले तो मैं। बोल ना भाई। डिसाइड कैसे कर सकते हैं? जो पहले होगा पहले एडजस्ट होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डिसाइड क्या करना है? ना 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 ना, कोड क्यों आएगा बीच में तेरे और मेरे बीच में? जैसे जैसे डेट चालू होता गया था वैसे वैसे सेट ऑफ होता जाएगा। अब उसमें तुझे मुझे दोनों को डिसाइड करने का कुछ है ही नहीं। पहले मंडे फिर ट्यूसडे इन ऑर्डर ऑफ टाइम फीफो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सबसे आसान वही तो है। हाँ, if character is not deciding anything, then we'll go towards FIFO. But who is B? Like, Who is? who is B? Like, you just said me time part and can be adjusted. So like, there should be a person that will decide to कैसी बात कर रहा है? इसी में एग्जांपल लेते हैं। चल, एक हमारा काम यही रहा। This is 2025 का मंडे। वी हैव 2020 का भी एक मंडे जिस दिन हमने 130 रुपए का सिगरेट पिया था। हाँ, नाउ टेल मी, 59 नहीं हुआ, 60 नहीं हुआ, आगे बात करिए। तो 61 में कहाँ दिक्कत है? नहीं, क्राइटर अगर बोल देगा तो 60 हो गया ना। फिर वो क्राइटर ने कुछ एडजस्ट ही नहीं करा, क्राइटर डिसाइड नहीं करा तो 60 कैसे होगा? 61 होगा ना। हाँ, तो 60 होगा। नो वन इज गोइंग टू से एनीथिंग। और क्यों पता कर? सबसे पहले 30 आएगा, फिर जगह कितनी आएगा? बोलना ही नहीं है। क्यों बोलना? आपने 250 रुपये दिए, 250 पे करा, आपने कुछ नहीं बोला, क्रेडिट ने कुछ नहीं सोचा, ऑटोमेटिक सबसे पुराना सबसे पहले एडजस्ट होगा, फिर उसके बाद वाला होगा, फिर उसके बाद वाला होगा। उसके लिए सू करेंगे। मतलब मैं खुदा कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है कि कब से उधारी बाकी, तो ऐसा बोल रही है। आई एम पान वाला एंड आई डोंट हैव रिकॉर्ड्स कि आपका कब कब कितना कितना बाकी है, ऐसा बोल रही है। ठीक है, ठीक है। 2021 डे 103 आगे। Done. बोलने के मैंने अभी पे कितना जो पे हो गया उसकी तो बात ही नहीं कर रहे ना, आगे बात करो। जो पे हो गया उसकी बात क्यों कर रहे हो? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, फिर बात ही क्यों करनी है यहाँ तक? ये तो डेट ही नहीं है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ डेट्स। अगर पे ऑफ हो गया तो डेट ही नहीं है ना। डेटर इज पेइंग देम ऑफ का मतलब क्या होता है? तो 59 हो गया ना।
हाउ मच हाउ मच हाउ मच उनका एडिशन क्या है, like 103, 560, करने देना उसको हाँ राइट, हाँ 563, the debtor is given 563. तो सब खत्म हो जाएगा, कोई डेट ही नहीं रहा। No, 2020 का Monday is 103. देन तो मैं वही तो सिखा रहा था, कोई डेट ही नहीं हुआ ना, ये पूरा का पूरा चला गया, यहाँ तक का पूरा चला गया, आपने 560 पे करा और कुछ नहीं बोला, ये है आपका क्वेश्चन। तो 59 नहीं लगा, 60 नहीं लगा, क्योंकि कैटेगरी ने सोचा नहीं, तो क्या होगा इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग से होगा वहां से अपन एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो एज पर 563 ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। What if the debtor just assumes कि he is done with his payments and with the creditor saying कि तेरा 103 बाकी है अभी? बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमने बोला टाइम बाद एडजस्ट हो सकता है, हमने 563 पे करा ऐसा सोच के कि वो तो टाइम बाद हो गया, समझ गया आपका डाउट, कि हमने इसके हिसाब से 563 पे करा। क्या सोच रहा है कि FIFO में हो रहा है? डेटर क्यों सोचेगा, लॉ ने बोल दिया फीफो में होगा, मैंने 563 पे करा ऐसा सोच के कि वो तो गया और कुछ नहीं बोला, तो आई थॉट कि सबको एडजस्टमेंट हो गया, 59 नहीं लग रहा, 16 नहीं लग रहा, अब एडजस्टमेंट करना 61 के हिसाब चालू होगा, तो पहले वो जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्रेडिटर बोलेगा कि भाई अभी भी 103 बाकी है, हाँ तो creditor बोलेगा ना, हाँ, पर वो तो उसको हमको क्या करना, हम तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, एडजस्टमेंट तो यहाँ तक खत्म ही हो गया ना। no no I was saying कि creditor को पता है कि नहीं कि ऐसा हो रहा है, like, अगर मैं धंधा करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप कुछ भी करो फिर। अगर मैं बिजनेस करता हूँ शुरू कि हाथ किस तरह से एडजस्ट होगा 59, 60, 61, और नहीं पता तो CS को अपॉइंट करो, वो बताएंगे आपको। तो बाद में ही यहाँ तक पहुंच गए, अगर यहाँ तक पहुंच गए तो एडजस्टमेंट तो खत्म हो गया ना। अब जो आप 103 मांग रहे हो वो इस टॉपिक का पार्ट थोड़ी है, वो तो वैसे ही अलग से मांगेंगे ये पैसा भी दे, तो टॉपिक तो मैंने यहीं पे खत्म हो गया जब एडजस्ट कर दिया फीफो के हिसाब से। तो कोई बंदा चाहिए क्यों बोलने के लिए, बताइए सर। हाँ like even अगर क्रेडिटर बोल रहा है तो यहाँ 50 में पहुंच गए, But here is the third point, indirectly creditor ही decide कर रहा है कि उसको कितना पैसा चाहिए। हाँ indirectly कहाँ डिसाइड कर रहे हैं, तो 103 आया कहाँ से ना सर? 103 पुराना डेटा जो देना बाकी था, तो creditor ही बोलेगा ना तुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। हाँ तो वो तो उसके रिकॉर्ड में लिखा होगा ना, तो वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिक, मतलब वो गया वो गया वो गया वो गया, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। फिर 103 बच जाएगा जो मांगेगा क्रेडिटर डेटर से। हाँ वो end में सोचता है ना like हाँ हाँ, तो वो तो एडजस्ट हो गया ना ऑटोमेटिक, कि भाई जहाँ से बाकी था वहां से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अब ये पैसा जो बचा, नहीं करता है but end में सोचता है। हाँ कि भाई अब कितना बचा है, और अगर बचा है तो फिर ये मांगना पड़ेगा, और वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं हुआ क्योंकि एडजस्ट तो हो चुका ना ऑटोमेटिक। अब जो बच गया वो आपको मांगना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। जूम आउट कर रहा हूँ, ये हटा ये हटा ये हटा ये हटा ये हटा, जूम कर रहे हैं। अनाड़ी Actually वो even नहीं अनमैरिड, ओ हाँ लास्ट टाइम इट वॉज मिसेस। ये अच्छा है। क्या वो बहन किसकी मम्मी, अच्छा मुझे लगा भैया की तो हो सकती है। हाँ हाँ उठा उठा, वैलिडेशन क्यों देगी मम्मा, मैं बात करूं, दे मैं बात करता हूँ। क्या काम था उनको, नाइस। बोला है मैंने
मैं वापस एक बार कंफर्म करके आ ही जाता हूँ, आप लिखो तब तक, नीचे करके मैं पूछ के आ जाऊँगा। We have eco not on Sunday, so it costs. Cost and not. क्या? Eco sir told us कि on Sunday we can even have double test, eco and law. तो उनको उनका ही रखने दे, लेट इट बी। So I was just asking कि next year over because 2 tests is a bit much to start. वेल आस्क अभी स्टाफ के अंदर कि मेरा पेपर मैं सबमिट कर चुका हूँ, उनका पेपर आया कि नहीं आया, उनका आ गया तो उनका रखना, मेरे को चलेगा। नीचे कर रहा हूँ, What was MNJ? मार्लबोरो गोल्ड फ्लेक, नीचे कर रहा हूँ। जी ड्यू के बिना आप एडजस्ट नहीं कर सकते, खत्म बात। पैसा लेने का आपका अधिकार तो होना चाहिए। ओपन करते हैं, बुक में से पढ़ते हैं, पर क्वेश्चंस का बेस्ट है। बुक में देख कितना छोटा सा लिखा हुआ है, कितना सा। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, वेयर अ डेटर owing several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to discharge of some particular debt. The payment, if accepted, must be applied accordingly. 60. Application of payment where debt to be discharged is not indicated, where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating which debt the payment is to be applied. मतलब ना express है ना implied है. The creditor may apply it at his discretion, अपनी मर्जी से, to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, where its recovery is or is not barred by law in force for the time being as to limitation of suits. However, he cannot apply the payment to disputed debt. सारे पॉइंट्स बोलते। तीसरा, application of payment where neither party appropriates. Where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time. First complication, whether they are or are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits. If the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionally. नीचे उसी चीज को रिपीट कराए समरी के अंदर, चाहो तो काट सकते हो एक्स्ट्रा। हम आते सीधा क्वेश्चन के ऊपर। 3 क्वेश्चन है, इजी मीडियम हार्ड। इजी से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट वाला है, which I guess is December 23 का कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर बनता है। Yes, ये डिफिकल्ट वाला है, ये हम लास्ट में करेंगे। इजी मीडियम ढूंढना पड़ेगा, याद के वैसे पार्टी बी जून एंड दिसंबर। हाँ मिस्टर ब्लैक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। शुरू करिए।
इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. In case where a debtor owes several debts to the same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts, the payment shall be appropriated. And exact वही 3 सेक्शन जो हमने भी डिस्कस करेंगे पढ़ सकते हैं आप. अरे नारायण जी शायद थोड़ा स्ट्रेच करूंगा. इसमें अंधकार में इसमें ही मजा आती है. देश निकाला कर दिया. निकाली बाजी ऑनलाइन बटी पूर्वी तो ये है ना. नहीं 11 में से अगर 10 बच्चे हो तो 99 कैसे हो सकता है. वाओ नाइस एक्सक्यूज. वाओ थैंक्स. मीडियम पे आते हैं 91 के आसपास आएगा. 91 बोल दिया मैंने. हाँ कर लिया मैंने. यहाँ फोकस कर. सेकंड मीडियम लेवल का क्वेश्चन. हाँ मिस्टर ब्लैक वापस एक बार ट्राई करते हैं इंशाल्लाह. ये कर सकती तो कर ले. ओ गरीब. हाँ सर शुरू करें इंशाल्लाह. जून 23 के आरटीपी में आया, फिर नवंबर 23 के आरटीपी में आया, फिर सीधा नवंबर 23 के एग्जाम में आ गया. आपको हिंट दे रहा था वो फ्लो. जून 23 जब पागल क्लास में करा तो रहा हूँ. ले ले सोचता ले ले मस्त एकदम रॉन्ग आंसर मजा आ जाएगा. प्लीज नहीं होता है. जैसे बोलूँ कहते एक बच्चे ने जोश में आके
टेक्समैन का एक वो खरीदा क्वेश्चन बैंक, ये कोई दूसरे क्लास वाले का ऐसा कुछ लिया, तो उसका आके मुझसे डाउट पूछा। वो जो डाउट था वो सिलेबस में 2018 में था, 2018 में सिलेबस चेंज हो गया, पर वो क्वेश्चन अभी भी उस बुक में था। और मान लो आप मेरे पास ना आए और सोचते हैं कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है, और उसके साथ आप एग्ज़ाम में जाओ, फ्लो के अंदर फेल हो जाएंगे। आओ अपन फोकस करते हैं। नहीं कर देंगे, फोकस करते हैं फिलहाल जो कर रहे हैं उसके ऊपर, जो हाथ में है मेरे। एग्जाम का क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन लिख के करते ना, निकाल सकता है किताबें। Of his or mine? Why would it read mine? आप तो अटेंड करे हैं ना? पाँव दुखता था, वही ना? तो ये है पाँव दुखने वाली। देखो तो माइग्रेन था। हाँ निकाला पेन कागज सब कुछ। एक दीदी बुक खोल के बैठी एकदम हद लाइफ, बेवड़ी बंद कर। चार मार्क के क्वेश्चन है, 4 इंटू 1.8 मतलब 7.2, मैं आपको 7.5 मिनट देता हूँ। आप क्या 2.5, 3.5, 0.5, 2.5, 2, 2.5, 2.5, 2, 3.5, 4 किसी के भी नहीं। आपका फोन नहीं था क्योंकि आपने फिगर नहीं दी मुझे, सिर्फ लिखा प्रपोर्शन, निकम कर रहे अपन सी कर रहे हैं, कटे भी बोला था। आपको जो रेशियो आपने लिखा वो रेशियो आपको बताना पड़ेगा कि 2500 और 1500 से आ रहा है। पीछे वाली ने नंबर लिखा पर फॉर्मेट फॉलो नहीं करा, सिखाया तो पागल में आपको सिखाया पर मैंने नहीं लिखा आपने, कैसे चलेगा? वो 4 मार्क के लिए आपको 2 पैराग्राफ के लिए 4 मार्क्स क्यों देगा? ये 12,500 इस बार 500 समझ जाएगा। पहली बात तो ये दोनों ड्यू नहीं हुआ है तो इसकी बात करने का भी सेंस नहीं बनता। ऑन द कॉन्ट्ररी इसको हम 59 लिख देते हैं, फिर ये जाएगा 61 के हिसाब से, और दोनों डेट सेम डेट पे फॉल कर रहे हैं। लिखा था हमने इन ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट प्रोपोर्शनली इफ दे आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, सी इक्वल स्टैंडिंग, सेम डेट पे 2 डेट है। 4000 5:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, विच मेक्स इट 2500 एंड 1500। दिखाई नहीं किसी को, बस किसी बात का थोड़ा दिमाग लगाते हैं। फर्स्ट जुलाई 23 को टाइम बार्ड हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? डेट 3 साल पहले हो गया होगा ना, तो वही ड्यू होगा ना। 1 जुलाई 2023 को तो टाइम बार्ड हो रहा है, इसका मतलब मेरे को जाना पड़ेगा एग्जैक्ट 3 साल पहले, 2022, 2021, 2020, मतलब 1/7/2020 को ये डेट ड्यू हो चुका होगा, तभी तो टाइम बार्ड इतना प्रपोर्शन में होगा। सिर्फ 2 जन ने लिखा, दीदी और दीदी ने, बाकी सब ने हगाया सर। आंसर देखते हैं। पहले सेक्शंस 59 और 61, फिर क्वेश्चन रिपीट करा और ये आपके आंसर 100%। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? My format and not there. What they have given is the same format as mine. The only difference is they don't give head points, I give head points. If you can see it logically, you should realize that both of this is relevant provision. Section 59, section 61 is relevant provision. This is fact of the case. 4.6.
टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। 46 से 50 पूरा कुछ काम करें, हम फिर भी इसको पढ़ेंगे। The law on the subject is contained in section 46 to 50 explained below. उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। नहीं समझ में आया, और उसने हमको एग्जाम्पल भी नहीं दिया। पढ़ लेते फिर भी बार अंदर का। वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ promisor is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time. The expression reasonable time is to be interpreted having regard to the facts and circumstances of a particular case. अंटा समझ में आया क्या बोल रहा है? और ना उसने कोई एग्जाम्पल दिया, हम एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा होता है। हम ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई से दिल्ली बाय फ्लाइट। हमने जब टिकट बुक करवाया तो हमने उसके अंदर मील ऐड करवा दिया था, लेट्स से जूस। टिकट करने के टाइम पे जूस हमने ऐड करवा दिया। अब मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट इज 2 आवर्स, तो मैं 10 बजे बैठा सुबह, मैं पहुंच जाऊंगा दोपहर को 12 बजे। कितना ज़्यादा ऑब्वियस है, जैसे मैं फ्लाइट में बैठूंगा मैं वो फ्लाइट अटेंडेंट को ऐसा नहीं बोलूँगा ओ दीदी इधर आओ लाओ जूस लेकर आओ, नहीं। और ना ही ऐसा होगा कि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होगी और दीदी आएगी लो सर जल्दी जूस पियो उसके बाद टेक ऑफ करेंगे, या लैंड करने वाला हूँ उस टाइम पे सर आप जूस पियो उसके बाद ही लैंड करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ऑटोमेटिक अराउंड 11 AM दीदी आएगी आपके बिना बुलाए और आपको आपका जूस दे देगी, विच बेसिकली मीन्स नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड बाय द प्रोमिसी कि भाई जूस लेकर आ, और ना ही कोई टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है। इन दैट केस वो काम हो जाएगा रीजनेबल टाइम पे। तो मेरे एग्जाम्पल के अंदर रीजनेबल टाइम वॉज समवेयर इन मिडल ऑफ द फ्लाइट विच वॉज 11 AM। फर्स्ट पॉइंट का एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड पे आते हैं, फर्स्ट वाले से थोड़ा सा अपोजिट। फर्स्ट वाला पूरा था नो टाइम स्पेसिफाइड, यहाँ पे भी नो टाइम स्पेसिफाइड, सेम नहीं, टाइम स्पेसिफाइड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, ये सेम हो गया, पर ये अलग हो गया। एग्जाम्पल दिए गंदा सा उसने, अब हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ऑर्डर करा डोमिनोज से पिज़्ज़ा 9 PM, आगे उसमें लिखा हुआ कि आपको पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाएगा 9:30 को, इफ नॉट इट विल बी फ्री। अब 9:29 पे मैं फ़ोन नहीं करूँगा डिलीवरी वाले को कि भाई आजा मेरा पिज़्ज़ा फ्री हो जाएगा, नहीं, वो आएगा और आके आपको पिज़्ज़ा दे जाएगा, नहीं दिया तो फ्री हो जाएगा। मतलब वी क्लियरली हैव टाइम स्पेसिफाइड 9:30 एंड आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है ड्राइवर को, नो एप्लीकेशन इज टू। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ऑफर्ड से आफ्टर 8:30 PM, the promisee may refuse to accept delivery for the usual hours of business are over. Moreover, delivery must be made at the usual place of business. Third बात है application for performance on certain day to be at proper time and place. एग्जाम्पल लेते हैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस सब और डे सब कुछ मेंशन है, तो आपको उस दिन पे ही जाना पड़ेगा अगर आपको अपना इलाज करवाना है। फोर्थ पे आते हैं, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, एंड काम की बात नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। तो मैं फ़ोन करके बताऊंगा उसको प्लेस, फिर उस प्लेस पे आके परफॉर्मेंस करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 pounds of jute to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver to him at such place. तो अगर प्लेस फिक्स नहीं है तो हम प्लेस फिक्स करेंगे। लास्ट वाला भी वही, परफॉर्मेंस इन मैनर और ए टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी, जो म्यूचुअल डिसाइड करा उस टाइम पे काम करेगा, और ये उसका समझ। पढ़ सकते हैं एक बार, वेट।
काम का नहीं है, एक बार रीड कराओ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम का 51 हेडिंग होता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कैसा दोगे बाकी सामने सामने कर रहा हूं। उसमें पहला पॉइंट होता है promiser not bound to perform unless reciprocal promisee ready and willing to perform। जोमेटो वाला मुझे खाने का पार्सल नहीं देगा अगर उसको पता चले कि मैं उसको पैसे दूंगा। तो बस मैं अपना काम नहीं करूँगा, वो अपना काम करेगा। तो जोमेटो प्रॉमिस हो गया। तो जोमेटो वाला बाउंड नहीं है अपना प्रॉमिस निभाने के लिए जब तक सामने वाला अपना प्रॉमिस नहीं निभाता। When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, एक हाथ से खाना दे, एक हाथ से पैसा ले। No need to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. A and B contract that A shall deliver the goods to be paid for by B on delivery. A need not deliver the goods unless B is ready and willing to pay for the goods. 52 ऊपर एक वर्ड आया था साइमल्टेनियसली। यहाँ पे साइमल्टेनियसली नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब सीक्वेंस दिया हुआ है कि पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा। अब अगर ऐसा दिया हुआ है आपको वैसा ही करना पड़ेगा कि पहले ये कर, उसके बाद ये बोल के निपटा कर, पहले तो अपना काम करो। A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price. A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it। यहाँ पे ऑर्डर मतलब सीक्वेंस दिया हुआ है, तो उस सीक्वेंस के अंदर प्रॉमिस निभाए जाएंगे। ऊपर साइमल्टेनियसली था, नीचे सीक्वेंस दिया हुआ। नीचे आते हैं 53 repeat point है सर, 100% repeat point है। This is as good as or I would say same as attempted performance। आपको हेडिंग से पता पड़ जाना चाहिए। liability of party preventing event on which the contract is to take effect। आपको कल के लेक्चर के अंदर ही लिखवा चुका सर मैं, सब ये आपने लिखा हुआ भी है, वॉइडेबल है। 4 एग्जाम्पल लिखवाया था आपको मैंने। हाँ बहन बोलना। सॉरी मैं 54 के बाद छोड़ ही रहा हूँ, 50 का बड़ा टॉपिक है। 5 मिनट बाद 12:40 पे आगे। 54 बहुत ही आसान, कुछ भी नया नहीं सर हमारे लिए। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल promises। Section 52 applies when promises are reciprocal and dependent. If the promiser who has to perform his promise before the performance of the other's promise fails to perform, मतलब वही जो हमने ऊपर पॉइंट नंबर 252 पढ़ा था, वही ऑर्डर दिया हुआ है और आपने अपना काम नहीं करा, आप सामने वाले को नहीं बोल सकते उसका काम करने के लिए, रादर आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। इफ द प्रोमिसर who has to perform his promise before the performance of the other's promise fails to perform it, he cannot claim performance of the other's promise। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नया क्या पढ़ रहे हैं? and is also liable for compensation for his non performance। पढ़ सकते हो एग्जाम्पल 26 ज्यादा अच्छा है, छोटा ही है, 50 डिस्कस कर ही लेते हैं। लास्ट टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम में 55 से एग्जाम्पल से करते हैं। हम लिखते हैं वहां पे टाइम और वहां से 2 एरो। सेक्शन 55 फर्स्ट कॉल में लिखा हमने टाइम इज the essence of contract, essential। बाजू में time is not the essence of the contract, not the essence।
एग्जाम्पल भी लेते हैं, बुक में एग्जाम्पल दिए नहीं अच्छे से। हमने कैब बुक करवाई एयरपोर्ट के लिए 10 बजे की। ऑब्वियसली टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्लाइट छूट जाएगी मेरी टाइम पे नहीं आया तो। सेकंड, हमने एसी रिपेयर वाले को टाइम दिया, अपॉइंटमेंट लिया उसका एसी रिपेयर करने के लिए। टाइम सेम रखते हैं सर, 10 PM। इन द फर्स्ट इंस्टेंस कैब वाला आया पर 10:30 AM को। उस केस में जहां पे टाइम वॉज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लॉ मेकर बोलता है इस भैया के ऑप्शन पे द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। हाई चांसेस 10:15 को वो दूसरा कैब या रिक्शा पकड़ के एयरपोर्ट जा चुका होगा, मतलब उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया। लेट्स से वो बफर लेके ट्रैवल कर रहा था, मे बी 10:30 तक वेट कर लेगा, उसकी मर्जी। तो अगर टाइम एसेंस है और आप लेट आते हो बीइंग अ प्रॉमिसर कैब वाला, तो ये भैया के हिसाब से द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। चाहे तो वेट करेगा, चाहे तो निकल जाएगा, उसकी मर्जी। अगर टाइम एसेंस नहीं है और आप लेट आते हो, सेम सब कुछ 10:30 AM, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड स्टिल, क्योंकि टाइम एसेंस नहीं है। इसलिए बाजू में क्या कर रही है तू? कर क्या रही थी वो तो बता, पर मेरे को समझ में ही नहीं आया। दीवार को देख के हंस रही थी तू। एग्जॉर्सिज्म सब ठीक है लाइफ में, दीवार को देख के कौन हंसता है भाई? भाई तो लाइट चालू कर प्लीज, लाइट चालू कर यार। अरे मजाक नहीं कर रहा, देखो तो ये को डर लग रहा है। Time is not the essence, and ये सेम चीज होती है शार्प 10 को, बट PM कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। क्यों? इट इज नॉट रीजनेबल। 10 PM इज नॉट रीजनेबल। तो ऑल्दो टाइम एसेंस ना हो पाए इसका मतलब ये नहीं कभी भी कर सकते हो आप। इट हैज टू बी एटलीस्ट रीजनेबल। लास्ट पॉइंट, दोनों ही केस के अंदर आप क्लेम कर सकते हो कंपनसेशन इन बोथ द केसेस। बस लॉ मेकर ने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है फालतू में कि अगर टाइम एसेंस होगा और आपको कंपनसेशन क्लेम करना है तो आपको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये अलग से लिखा हुआ है तो मैं भी लिख देता हूँ कि इस वाले केस के अंदर कंपनसेशन चाहिए तो आपको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कंपनसेशन यहाँ भी मिल सकता है बट कुछ लिखा नहीं इन्फॉर्म के बारे में। खत्म सेक्शन 55। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि आपने सेल करने के लिए कहीं से वुलन क्लोथ्स ऑर्डर करे और जब तक वुलन क्लोथ्स आए तब तक समर सीजन चालू हो चुका था। तो ऑब्वियसली वो इस आपको स्ट्राइक होना चाहिए। टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस एग्जाम में आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा कि टाइम ऑफ एसेंस की बात कर रहा हूँ। आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा वुलन क्लोथ्स की बात करें मतलब टाइम इज द एसेंस, और लिखा हुआ है समर में आया मतलब तो डेफिनेटली टाइम इज द एसेंस वाला क्वेश्चन है। 70 मार्क्स क्लियर है ना? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स
सिर्फ कंपनीज एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में यूनिट 6 लाने के बाद फिर 6 और फिर बाकी 3 ऐसा दूंगा, हाफ हाफ। सिर्फ कंपनीज एक्ट। अरे चलना आ जाएगा ना, ओनली लॉ।